नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपनी लिखी एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है मेरी मिराज यात्रा। कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है। दिन भर की थकान के बाद रात को इतनी गहरी नींद आई कि खुद का आता पता ही ना रहा। अचानक तीसरे पहर आंख खुली तो सामने 4 पैरों वाले एक अजीब से जानवर को देखकर चौंक पड़ा। डर की वजह से मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। इस वक्त कमरे में बस 2 ही जीव थे, मैं और वो। घोड़े से छोटा मगर गधे से थोड़ा बड़ा, रंग बिल्कुल सफ़ेद। मैं उसकी ओर देखकर ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये अजीब सा जानवर मेरे कमरे तक पहुंचा कैसे। तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, चौंको मत, चुपचाप मेरे ऊपर बैठ जाओ। तुम्हें लेकर मुझे यूनिवर्स की सैर पर निकलना है। एक खच्चरनुमा जानवर को अपने कमरे में देखकर मैं तो पहले से ही हैरान था और जैसे ही मैंने उसके बड़े से जबड़े से निकलती खनखनाती हुई आवाज़ को सुना, मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया। मार्च का महीना चल रहा था और हालात ऐसे थे जैसे जून के महीने में बिन पंखे के पसीने से तर हो रहा हूँ। मैंने हैरानगी भरी आवाज़ में बड़ी संजीदगी से पूछा, देखिए सर, मैं एक श्रमजीवी आदमी हूँ, परिवार चलाने की खातिर मजदूरी करता हूँ, मुझे आपके साथ कहीं सैर पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उस अजीब से जानवर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा और बोला, मुझे सर ना कहो क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ और मेरा नाम सुराख है। मैं बुराक की सबसे छोटी बेटी हूँ और तुम्हें यूनिवर्स की सैर पर ले जाना मेरी ड्यूटी है, इसलिए जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। रात के तीसरे पहर मैं अपने बंद कमरे की पुरानी खटिया पर बैठा था और मेरे सामने एक अजीब सा सफ़ेद जानवर खड़ा था, माफ़ कीजिएगा खड़ी थी, जो मुझसे बातें कर रही थी और मुझे सैर पर ले जाने को अपनी ड्यूटी बता रही थी। ये बड़ी ही विचित्र घड़ी थी। मैंने डरते डरते सामने खड़ी सुराख से पूछा, आप बुराक की बेटी हैं? वो बोली, मैंने बताया ना कि वो मेरी माँ थी, और क्या तुम अपनी माँ को नाम से पुकारते हो? मैंने कहा, ओह सॉरी, मेरा मतलब था कि आप बुराक आंटी की बेटी हो। सुराख ने कहा, मेरी माँ कुछ दिन पहले ही रिटायर हुई हैं, तो उनकी जगह मुझे जॉब मिल गई और तुम्हें यूनिवर्स की सैर पर ले जाना ये मेरा पहला कंसाइनमेंट है। मैंने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ये कंसाइनमेंट किसने दिया? और इस दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं तो फिर मैं ही क्यों? सुराख ने कहा, यूनिवर्स की यात्रा से जब तुम लौटकर वापस अपनी जगह पर आओगे तब तुम्हें इस सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब तुम देर ना करो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैंने कहा, अंतरिक्ष में जाने के लिए तो स्पेस शूट की ज़रूरत होती है, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं और तापमान भी इतना कम होगा कि मैं ठंड में बर्फ़ बन जाऊँगा। सुराख ने कहा, मैं जैसे ही ऊपर की ओर उड़ूंगी मेरे चारों ओर एक इनविजिबल शील्ड खुल जाएगा जिससे हम अंतरिक्ष में आराम से अपनी जर्नी पूरी कर पाएंगे। सुराख की इस बात से आश्वस्त होकर मैं अपनी खटिया से उठा और सुराख की पीठ पर सवार हो गया। मैंने पलक झपकाई कि सुराख मुझे लेकर इजराइल पहुंच गई और एक बड़े से चबूतरे के सामने खड़ी हो गई। मैंने नज़रें घुमाई तो इधर उधर चारों ओर बंदूक लिए सिपाही खड़े थे। मैंने अपनी हाथ की चाइनीज़ घड़ी में वक्त देखा तो सुबह के 3:10 हुए थे। तभी सुराख की आवाज़ कानों तक आई। वो बोली, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम अंदर जाओ, वहाँ तुम्हारा छोटा सा ऑपरेशन होगा। एक अजीब से जानवर के साथ मैं रात के इस वक्त इजराइल में सिपाहियों के बीच खड़ा था। सुराख से ज़्यादा डर तो अब मुझे सामने खड़े सिपाहियों को देखकर लग रहा था। ना जाने कब बड़ी मशीन गन लिए इन वर्दीधारियों की नज़र मुझ पर पड़ जाए और मैं बेमौत मारा जाऊं। सुराख ने मेरे इस डर को महसूस किया और बोली, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिपाही हम दोनों को देख नहीं पाएंगे। तुम बेझिझक होकर अंदर जाओ। मैं डरे सहमे कदमों से चबूतरे पर चढ़ा और इमारत के अंदर दाखिल हुआ। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक भारी भरकम आवाज़ मेरे कानों तक आई, यहीं रुक जाओ। मैं अचानक रुक गया। तभी मेरे सामने एक शख्स आकर खड़ा हुआ और मुझसे बोला, मेरा नाम इब्रील है, मैं जिब्रील का छोटा भाई हूँ, तुम इस चबूतरे पर लेट जाओ। हालात ऐसे थे कि मैं सामने वाले शख्स की बात मानने से इनकार ना कर पाया और सामने दिख रहे कब्र जैसे एक पत्थर के चबूतरे पर लेट गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये शख्स मेरा कौन सा ऑपरेशन करेगा। मुझे तो ऐसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं और नीम हकीम सा दिखने वाला ये शख्स बिना एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन कैसे करेगा। चबूतरे पर मेरे लेटते ही इब्रील मेरे नज़दीक आया और उसने ना जाने क्या कहा कि मैं होश खो बैठा।
जब मुझे होश आया तब मैंने घड़ी में समय देखा तो घड़ी चल रही थी, मगर वक्त जैसे रुक गया था। मेरी चाइनीज़ घड़ी में अब भी 3:10 ही हो रहे थे। तभी मेरे कानों में इब्रील की आवाज़ फिर से गूंज पड़ी, अब तुम इन दोनों में से एक गिलास उठाओ और एक सांस में गटक लो। मैंने गौर से देखा तो इब्रील के हाथों में 2 गिलास थे, लेकिन अंधेरे में मैं गिलास में मौजूद तरल पदार्थ को पहचान नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, इन दोनों गिलास में क्या है सर? इब्रील ने कहा, इन दोनों में एनर्जी ड्रिंक है और अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए तुम्हें इस वक्त इनमें से एक की ज़रूरत है। मैंने इब्रील के हाथों से एक गिलास लिया और एक सांस में ही पूरा पी गया। गिलास में मौजूद लिक्विड के ख़त्म होते ही इब्रील ने खुशी का इजहार करते हुए मुझसे कहा, ऑपरेशन सक्सेस रहा। जिसे तुमने पिया वो दूध था और ये जो मेरे हाथ में है इसमें शराब है। तुमने दोनों में से दूध को चुना, इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हारे अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो ठीक से काम कर रहा है। मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम सुराग के पास जाओ। इतना कहकर इब्रील वहाँ से चला गया, लेकिन मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। मैंने अपनी कमीज उठाकर देखा तो मेरे शरीर पर कट का निशान था, जिसे देखकर मुझे डर हुआ कि कहीं मैं किसी किडनी रैकेट का शिकार तो नहीं हो गया। मैं हैरान परेशान अपने साथ होने वाली दुर्घटना पर गौर फिक्र कर ही रहा था कि सुराग की खनखनाती हुई आवाज़ फिर से मेरे कानों में पड़ी, इब्रील भाई, आपका काम हो गया हो तो उसे जल्द बाहर भेज दो, मुझे लंबे सफ़र पर जाना है। सुराग की पीठ पर मेरे बैठते ही वो आसमान की ओर उड़ चली। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक नीला गोला नज़र आ रहा था, जिसके पास ही एक छोटा सफ़ेद गोला भी था। मैं समझ गया कि मैं पृथ्वी से काफ़ी दूर निकल गया हूँ। मैं जैसे ही आगे की ओर मुड़ा तो एक नारंगी रंग का बड़ा सा गोला नज़र आने लगा। ये मंगल ग्रह था। मंगल के बाद जुपिटर को देखा तो हैरान रह गया और जुपिटर के इर्द गिर्द कई गोल मटोल चंद्रमाओं को देखते हुए मैं शनि के करीब पहुँच गया। शनि के खूबसूरत छल्लों के करीब से गुजरते हुए मैंने महसूस किया कि इस विशाल ग्रह को घेरे हुए ये छल्ले दरअसल बर्फ, पत्थर और धूल के छोटे बड़े कण हैं। सुराग की पीठ पर बैठा मैं तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। अब मेरे सामने नेपच्यून और यूरेनस थे, जिनके करीब से गुजरने पर एहसास हुआ कि ये दोनों गैसीय ग्रह बहुत विशाल हैं। मैं और आगे बढ़ा तो प्लूटो नज़र आया, जो 2004 तक सौरमंडल का नवा ग्रह हुआ करता था। मैं प्लूटो को पीछे छोड़ काइपर बेल्ट में दाखिल हो गया। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पत्थर और चट्टानें थीं। सोलर सिस्टम के बनने के दौरान बचे मलबों के इस ढेर से कई पत्थर आपस में टकराते नजर आए। मुझे एहसास हुआ कि इन्हीं पत्थरों से निकलकर कई पत्थर धरती की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन जुपिटर बड़े भाई की तरह इन पत्थरों को अपनी ग्रेविटी के आगोश में लेकर धरती को बचा लेता है। यहाँ से निकलकर अगले ही पल मैं ओट क्लाउड में था। ये जगह हमारे सौर मंडल का आखिरी छोर थी। तभी मुझे याद आया कि धरती से भेजा गया वाइजर 1 भी तो यहीं कहीं होगा, जो 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से काइपर बेल्ट से बाहर की ओर जा रहा है। इस वक्त मैं काइपर बेल्ट को पीछे छोड़ अंधेरी दुनिया में आगे की ओर बढ़ रहा था। मैंने पीछे देखा तो सूरज रुपए के सिक्के के बराबर नजर आ रहा था, जिसकी मध्यम सी चमक के अलावा मेरे चारों ओर टिमटिमाते ढेरों सितारे नजर आ रहे थे। इनमें कुछ नक्षत्रों को तो मैं अब भी पहचान सकता था। सप्तऋषि मंडल के 7 सितारे ठीक मेरे ऊपर थे। जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ता जा रहा था, सितारों की भीड़ में अपने सूरज को पहचान पाना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर चमकने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अब भी सूरज ही था। मैंने सुराग से कहा, मैडम, क्या हम वाइजर 1 से आगे निकल चुके हैं? सुराग ने कहा, तुम्हें वाइजर 1 को देखना है? मैंने कहा, हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं उस मशीन से ज़रूर मिलना चाहूँगा जो धरती से मानवता के सबूत लेकर अनंत यूनिवर्स की यात्रा पर निकला है। इतना कहकर मैंने पलकें झपकाई ही थी कि सुराग की आवाज़ गूंज पड़ी, अपनी दाहिनी ओर देखो। मैंने दाहिनी ओर सिर घुमाया तो वाइजर 1 बिल्कुल मेरे बगल में था, लेकिन सूरज की मध्यम सी रोशनी में मैं इस मशीन को ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी सुराग ने कहा, तुम्हारी बाईं जेब में एक टॉर्च है, उसे जलाओ। मैंने अपनी बाईं ओर की जेब टटोला तो सच में एक टॉर्च मेरी जेब में था। मैंने उसे ऑन कर अपनी दाहिनी ओर घुमाया तो बस के आकार की एक मशीन चमक उठी। ये वाइजर 1 था, जिसे 50 साल पहले धरती से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। जी में आया कि मैं अभी सुराग की पीठ से उतरकर वाइजर 1 को चूम लूं,
लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था क्योंकि इस वक्त उसकी गति बंदूक की गोली से भी कई गुना तेज थी और वाइजर 1 से मुझे मिलाने की खातिर सुराग ने अपनी गति भी वाइजर के बराबर की हुई थी। थोड़ी देर तक मैं वाइजर 1 को निहारता रहा जैसे मेरा बिछड़ा हुआ भाई वर्षों बाद मुझसे आकर मिला हो। फिर मैंने सुराग को आगे बढ़ने को कहा और वो मेरे बिछड़े भाई को पीछे छोड़ आगे की ओर निकल पड़ी। अब आकाश में चारों ओर बिखरे सितारों के बीच मैं अपनी आकाश गंगा की विशालता को निहार रहा था। हाथ में पहनी हुई चाइनीज़ घड़ी में समय देखा तो मेरी घड़ी अब भी 3:10 ही दिखा रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरी घड़ी खराब हो चुकी है। ओट क्लाउड पीछे छूट चुका था और अब हम अल्फा सेंचुरी नाम के सौर मंडल में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ सामने ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का एक प्लेनेट था जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने सुराग से कहा, क्या हम प्रॉक्सिमा पर उतर सकते हैं? सुराग ने कहा, हम इस वक्त धरती से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अल्फा सेंचुरी सौरमंडल में हैं। दरअसल इस सौरमंडल में 3 सूरज हैं जो एक दूसरे की ग्रेविटी में उलझे हुए हैं और प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी इस सौरमंडल का ही एक ग्रह है जिस पर उतरने का कोई फायदा नहीं। इस ग्रह के कई चंद्रमा हैं, मैं तुम्हें बारी बारी से इसके कई चंद्रमाओं पर जरूर ले चलूँगी। इतना कहकर सुराग मुझे लेकर प्रॉक्सिमा सेंचुरी B1 नाम के एक बेहद खूबसूरत चंद्रमा पर लैंड हो गई। नज़ारा गजब का था। ऊंचे पहाड़ों के बीच खुला घास का मैदान था। बगल में पहाड़ों से निकली खूबसूरत नदी बह रही थी और सामने घना जंगल था। मुझे लगा जैसे मैं अपनी धरती की किसी सुंदर वादी में हूँ। मैंने सुराग से पूछा, क्या इस चंद्रमा पर जीवन है? सुराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारी नज़र में ये पेड़ पौधे जीवन नहीं तो फिर तुम इस ग्रह को मंगल की तरह ही बांझ मान लो। सुराग की बात पर मैंने गौर किया तो प्रॉक्सिमा B1 नामक ये चंद्रमा हरियाली युक्त जीवन से परिपूर्ण नजर आया, लेकिन जीवन की जो विविधता पृथ्वी पर है वैसा फिलहाल यहाँ मुझे नज़र नहीं आया। चलने वाले जीव, उड़ने वाले पंछी या नदी की मछलियाँ, कीड़े मकोड़े ये सब दिखाई नहीं दिए। मेरी इस दुविधा को देखकर सुराग ने कहा, अभी हम लोग जिस जगह हैं ये इस चंद्रमा की बहुत ठंडी जगह है। तुम्हें ठंड महसूस नहीं हो रहा क्योंकि तुम मेरी पीठ पर हो और मेरे चारों ओर इनविजिबल शील्ड है जिससे तुम्हें अंतरिक्ष यात्रा में परेशानी नहीं हुई। -10 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से इस जगह पर पेड़ पौधों के अलावा वैसा कोई जीव नज़र नहीं आ रहा जैसा तुम धरती पर देखते हो। सामने की पर्वत श्रृंखला को पार कर जब तुम 100 किलोमीटर आगे की ओर जाओगे तो तुम्हें वहाँ जीवन की बेमिसाल डाइवर्सिटी नज़र आएगी जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ऐसी जगह क्यों लेकर आई हो जहाँ पेड़ पौधे और पहाड़ों के अलावा कुछ है ही नहीं? सुराग ने कहा, दाहिनी ओर गौर से देखो, तुम्हें एक दीवार नज़र आएगी। हमें अब उस दीवार की ओर चलना है। मैं सुराग की पीठ पर था और सुराग मुझे लेकर पैदल ही दीवार की ओर बढ़ने लगी थी। जब हम दीवार के करीब पहुँचे तो वहाँ बड़ा सा दरवाज़ा नज़र आया जो बंद था। दरवाजे के पास ठहर कर सुराग ने मुझसे कहा, अब तुम्हें इस दरवाजे के अंदर अकेले ही जाना होगा। तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने कहा, तुम मुझे क्यों मुसीबत में डाल रही हो? दरवाज़ा बंद है और उसके पीछे कौन है मुझे ये भी नहीं पता। सुराग ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम दरवाजे पर जाओ और दरवाज़ा खटखटाओ। तुम्हें एक आदमी अंदर ले जाएगा और अंदर पहुंचकर तुम ये समझ जाओगे कि तुम यहाँ किससे मिलने आए हो। मैं सुराग की पीठ से उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे के करीब पहुंचने पर मुझे ज़ोर से ठंड लगने लगी। मैं समझ गया कि मैं सुराग के आसपास मौजूद इनविजिबल शील्ड के दायरे से अब बाहर हो चुका हूं। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बड़ा सा गेट धीमे से खुल गया और सामने ऊंचे कद का शख्स धीमी आवाज़ में मुझसे बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने धीमी आवाज़ में उस ऊंचे से आदमी से कहा, मैं पृथ्वी नाम के एक ग्रह का निवासी हूँ। मुझे बुराक आंटी की बेटी सुराग यहाँ लेकर आई है। उसने कहा, चलो मेरे साथ। वो मुझे लेकर नज़दीक के एक बंगले के गेट तक पहुंचा और बंगले की बेल बजाई तो सफ़ेद लिबास में एक शख्स बाहर आया और मुझे बंगले के अंदर आने को कहा। मुझे तेज़ ठंड लग रही थी, मैं ठंड के मारे कांप रहा था। तभी उस शख्स ने मुझे एक मोटा सा कंबल उड़ाया और मुझे अपने बंगले के ड्राइंग रूम में लेकर आ गया, जहाँ हीटर की गर्मी में मुझे काफ़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद ही वो शख्स कॉफ़ी के 2 गिलास हाथ में लिए मेरे करीब आकर बैठ गया। कॉफ़ी की एक घूंट के साथ ही मैंने सवाल किया, सर आप कौन हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अब्दुल्ला का बेटा अहमद हूँ। सामने बैठे 63 साल के बूढ़े मगर खूबसूरत शख्स की बात सुनकर मैं हैरान था कि
क्या ये वही शख्स है जिसके नाम पर धरती ग्रह पर सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं? मेरी हैरानी को देखते हुए सामने बैठे अहमद ने कहा, मैं वही हूँ जिसके नाम पर तुम्हारी धरती पर दूसरा सबसे बड़ा मजहब चल रहा है, यानी कि इस्लाम का आखिरी रसूल मैं ही हूँ। मैं सुराग के साथ मिराज की अपनी इस यात्रा में प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी नामक ग्रह के एक चंद्रमा पर था, और इस यात्रा से पहले तक तो मैं मोहम्मद की मिराज यात्रा को मनगढ़ंत मानता था। लेकिन इस वक्त मैं खुद ही मिराज की यात्रा पर था और मुझसे पहले इस यात्रा पर जाने वाले मोहम्मद मेरे सामने बैठे थे। इसलिए उनके नबी होने और अल्लाह की किताब उन पर नाजिल होने वाली बात भी मुझे अब सच्ची लगने लगी थी। फिर भी मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था। मैंने मोहम्मद से पूछा, आपने जब मिराज यात्रा की थी तब आप आसमान के पहले दरवाजे पर थे जहां आपकी मुलाकात जीसस से हुई थी, लेकिन आसमान नाम की कोई जगह तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर आपको आसमान में दरवाज़ा कहाँ से मिल गया? मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच कहा कि आसमान में कोई दरवाज़ा नहीं होता, लेकिन तुम भी तो आसमान से यहाँ तक पहुँचे और तुम्हें एक दरवाज़ा मिला जिसे पार कर तुम मुझ तक पहुँचे हो। 1400 साल पहले के लोगों को मैं कैसे समझाता कि मैं एक सितारे के गिर्द घूमते किसी प्लेनेट पर गया था और वहाँ मेरी मुलाकात जीसस, मूसा, इब्राहिम जैसे अंबियाओं से हुई थी। 1400 साल पहले बुराक के साथ मैं जब यहाँ पहुँचा तो उस वक्त इस बंगले में जीसस रहते थे, लेकिन जब मैं धरती से अपने टास्क को पूरा कर यहाँ पहुँचा तो जीसस ने ये बंगला खाली कर दिया और अपने हवारियों के साथ वे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के दूसरे चंद्रमा प्रॉक्सिमा B2 पर चले गए और मैं अपने सहाबियों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। मैंने कहा, अगर तुम सचमुच नबी थे तब तुम्हें नबी किसने नियुक्त किया? और जिब्रील जिसने तुम्हें हिरा की गुफा में इकरा का ज्ञान दिया वो कौन था? मोहम्मद फिर से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुझे किसी ने नबी नियुक्त नहीं किया था, बल्कि उस दौर के अरब के समाज में पहले से ही ऐसी अवधारणाएं थीं कि जब जब माशरे में गुनाह बढ़ता है तब तब खुदा किसी नबी को भेजता है। मैं इस बात से वाकिफ़ था और ये ऐसा दौर था जब कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह नबी उगते पाए जाते थे। अगर मैं नबी होने का दावा ना करता तो कोई और ये दावा कर देता। मोहम्मद की बात ख़त्म होते ही एक खूबसूरत लड़की आई और मुझे सलाम करते हुए कॉफ़ी के दोनों खाली कप लेकर वहाँ से चली गई। लड़की के ड्राइंग रूम से चले जाने के बाद मोहम्मद ने मुझसे कहा, ये मेरी दूसरी बीबी आयशा थी। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आई थी जब आपने 51 साल की उम्र में 6 साल की इस लड़की से निकाह किया था? मोहम्मद ने कहा, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी पहली बीबी खदीजा मर चुकी थी और मुझे दूसरी शादी करनी थी तो मैंने इसी से कर ली। उस दौर में छोटी बच्चियों से शादी कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी। मैंने पूछा, जिब्रील कौन था जो केवल तुमसे ही मिलता था और गायब हो जाता था? मोहम्मद ने कहा, दरअसल जिब्रील नाम का कोई फरिश्ता इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो बाइबिल और तोरा से चली आ रही कहानियों का एक फर्जी किरदार था जिसका मैंने अपनी नबूवत के लिए इस्तेमाल किया। मैंने पूछा, तो वो आपके ऊपर वही का आना और 23 सालों के दरमियान कुरान का नाजिल होना, ये सब क्या था? मोहम्मद ने कहा, मैं सिर्फ नबी नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेरा इरादा रसूल या पैगंबर बनना था। नबी तो सिर्फ नबी होता है जो माशरे में खुदा की तालीम बांटकर मर जाता है, बाद में लोग उसे भूल जाते हैं। जो खुदा का रिटर्न पैगाम लेकर धरती पर आता है वो पैगंबर होता है, और जो खुदा की रिसालत यानी कि किताब लेकर माशरे में जाता है वो रसूल होता है। ऐसे रसूल या पैगंबर कभी भुलाए नहीं जाते। इसलिए मैंने ऊपर वही नाजिल होने की नौटंकी की और मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैंने कहा, अगर तुम्हारा मकसद खुद को पैगंबर या रसूल साबित कर लोगों को बेवकूफ़ बनाना था तो इस मकसद में तो तुम सच में कामयाब हुए हो। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद इस नौटंकी के जरिए समाज को नई राह देनी थी तब तुम इस मकसद में बुरी तरह फेल हुए हो, क्योंकि तुम्हें पैगंबर मानने वाले लोगों ने धरती जैसे खूबसूरत ग्रह को जहन्नम बना दिया है। पृथ्वी के लिए इस्लाम आज एक ग्लोबल मुसीबत बन चुका है। तुम्हारे नाम पर लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाती हैं, औरतों को शरीयत की कैद में रखा जाता है और बेजुबान जानवरों के लिए तो तुम्हारा इस्लाम किसी अजाब से कम नहीं है, और इन सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मोहम्मद फिर से मुस्कुराए और बोले, मैं लोगों की इस मानसिकता को समझ गया था। लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि पूर्वजों की बकवासों पर यकीन करते चले जाते हैं। इसलिए मैंने भी बहती गंगा में हाथ धोया और अपना उल्लू सीधा कर धरती से रुखसत हो गया। अब इसमें तुम मुझे दोषी मानो
मुझे बुरा नहीं लगेगा और मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से प्रॉक्सिमा B2 की ओर निकलना चाहिए, वहाँ तुम्हें जीसस मिलेंगे। मैं मोहम्मद के पास से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचा तो गेट पर खड़े दरबान ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर सुराग मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मोहम्मद से ली हुई कंबल दरबान को पकड़ाई और सुराग के करीब गया और उसकी पीठ पर बैठ गया। सुराग की पीठ पर बैठते ही मुझे सर्दी लगना बंद हो गया और मैंने राहत की सांस ली। प्रॉक्सिमा B1 को छोड़कर हम प्रॉक्सिमा B2 नाम के दूसरे चंद्रमा पर पहुंच गए और इस बार सुराग जहां लैंड हुई वो खुला मैदान था। यहाँ जंगल और पहाड़ तो नहीं थे, लेकिन आसपास कई खूबसूरत झीलें थीं और एक बड़ी सी झील के उस पार नज़र गई तो मैंने वहाँ भी एक बड़ी दीवार देखी। सुराग मुझे लेकर दीवार के मुख्य दरवाजे तक गई और उसने मुझे अंदर जाने को कहा। अब तक मैं थोड़ा सहज हो चुका था और मुझे पता था कि इस दीवार के पीछे जीसस और उसके हवारियों का निवास है, इसलिए मैं तुरंत मेन गेट पर पहुंचा और दरवाजे पर लगी घंटी को बजा दिया। गेट खुला और मेरे सामने एक दुबला सा आदमी नज़र आया और उसने अपनी मोटी आवाज़ में मुझसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, मैं पृथ्वी से आया हूँ और मुझे ईसा जी से मिलना है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही वो पतला सा आदमी मुझे लेकर एक बंगले के सामने पहुंचा और बोला, यही है मसीह का घर। मैंने जीसस के घर के बाहर लगे बेल को प्रेस किया। थोड़ी देर में ही एक 32 साल का आदमी मेरे सामने खड़ा था। वो बोला, आइए जनाब, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं ही जीसस हूँ, मेरे साथ अंदर चलो। मैं जीसस के साथ साथ चलते हुए उनकी बैठक तक पहुँच गया और थोड़ी देर में ही एक बूढ़ी महिला पानी का गिलास हाथ में लिए आई तो मैंने अपनी कुर्सी से उठकर उन्हें सलाम किया। जीसस ने कहा, ये मेरी मम्मी मरियम है। मरियम आंटी मुझे देखकर मुस्कुराईं और फिर वहाँ से अंदर के कमरे की ओर चली गईं। मैंने पानी का गिलास ख़त्म किया और सामने बैठे जीसस से पूछा, तुम्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया था, तब तुम तीसरे दिन जिंदा कैसे हो गए? जीसस ने कहा, सलीब पर मेरे साथ कुछ और लोगों को भी लटकाया गया था, लेकिन शाम तक वे सभी मर गए थे। मेरी सांस अटकी हुई थी। मेरे कुछ साथियों ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुझे सलीब से उतार लिया और मेरी जगह मुझसे मिलते जुलते किसी और शख्स की लाश को सलीब पर लटका दिया। पितालुस के सैनिकों से छुपकर 3 दिनों तक मेरे हवारियों ने मेरा इलाज किया और तीसरे दिन मैं इतना ठीक हो चुका था कि अपने लोगों से बात कर सकूं। सलीब की घटना के बाद मैं 40 दिनों तक लगातार तबलीग करता रहा और लोगों को बताता रहा कि मैं मर कर दोबारा जीवित हुआ हूँ। मुझे यहोवा ने जिंदा किया ताकि मैं तुम लोगों को सच्चे दीन पर ला सकूं। लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया और इस तरह मैं पैगंबरों की जमात में शामिल हो गया। मैंने कहा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि तुम्हें मानने वाले लोगों ने क्रूसेड के नाम पर धरती नामक ग्रह पर कितना खून बहाया? हज़ारों साल तक कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई आपस में लड़ते रहे। चर्च की सत्ता ने तुम्हारे नाम पर ही मासूम लोगों का जमकर शोषण किया। चर्च के अंदर नन औरतों के साथ अमानवीय कृत्य किया जाता रहा। इन सभी पापों के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। जीसस ने कहा, मैं तो 2000 साल पहले धरती से रुखसत हो गया था। मेरे जाने के बाद तुम्हारी धरती पर क्या हुआ, इसमें मेरा क्या दोष? लोगों के लालच, जहालत और बेवकूफ़ियों का ठीकरा मेरे सर क्यों फोड़ रहे हो? मैंने कहा, सब तुम्हारे नाम पर हुआ। 2000 साल पहले तुम्हें अपनी पैगंबरी के लालच में मुस्तकबिल का ख्याल ही ना रहा। फ्यूचर में तुम्हारे नाम पर लोग लड़ेंगे, फिरका परस्ती करेंगे और दुनिया को जहन्नम बनाएंगे। क्या इतनी समझ तुम में न थी? जीसस ने कहा, मैंने अपने समय में बहुत पीड़ा झेली थी। बचपन से लोगों के ताने सुनते हुए बड़ा हुआ। लोगों ने मेरी अम्मी पर लांछन लगाया और जब जवान हुआ तो मुझे क्या मिला? मैं सूली पर लटकाया गया। इतना कुछ झेलने के बाद तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। जीसस की बात खत्म होते ही सामने एक खूबसूरत औरत गर्म चाय के साथ कुछ खाने का लेकर आई। मैंने उन्हें भी सलाम किया। मेरे सलाम के जवाब में वो औरत थोड़ा मुस्कुराई और पानी के खाली पड़े 2 गिलास लेकर वहाँ से चली गई। जीसस ने कहा, ये मेरी बीवी मेरी मैकडोनाल्ड है। पृथ्वी ग्रह पर तो हम दोनों एक ना हो पाए थे, लेकिन यहाँ अब यह मेरी हो चुकी है। मैंने कहा, यहोवा कौन है? जीसस ने कहा, इस नाम का कोई खुदा इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे समय के यहूदी लोग किसी यहोवा को मानते थे तो मैंने भी उनकी मान्यता का फ़ायदा उठाया और खुद को यहोवा का बेटा साबित कर दिया। मैंने पूछा, बाइबिल के बारे में क्या कहोगे? जीसस ने कहा, बाइबिल धरती के लोगों की शरारत से ज़्यादा और कुछ नहीं है।
मेरे मरने के 100-200 साल बाद लोगों ने अपनी तरफ से किस्से कहानियों को एक किताब की शक्ल दे दी। बाइबिल इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तुम्हें यहाँ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी B3 पर भी जाना होगा, इसलिए अब और सवाल पूछकर मुझे टेंशन ना दो। मैं जीसस के पास से वापस आकर सुराख की पीठ पर सवार हुआ और सीधे प्रॉक्सिमा B के अगले चंद्रमा प्रॉक्सिमा B3 पर पहुंच गया। यहाँ का मौसम बेहद खुशगवार था। समुद्र के बीच कोई टापू नुमा जगह थी जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। मैं गेट पर पहुंचा तो ऊंचे कद के आदमी ने नीची आवाज़ में मुझसे वही सवाल किया और मैंने भी वही रटी रटाई बात दोहरा दी। वो मुझे लेकर मूसा के बंगले पर पहुंचा। थोड़ी देर में ही मैं मूसा के साथ उनके बगीचे में बैठा पराठे खा रहा था। मैंने सवाल किया, फिरौन से बचकर भागते हुए तुमने समुद्र से रास्ता कैसे निकाल लिया? मूसा मुस्कुराए और बोले, दरअसल मैं समुद्र के रास्ते गया ही नहीं। मैं फिरौन की फौज को बेवकूफ़ बनाने के लिए समुद्र तक गया जरूर, लेकिन वहाँ से समुद्र के किनारे किनारे भागते हुए मैं नज़दीक के बीहड़ों में छुप गया। फिरौन की फौज मेरे कदमों के निशान का पीछा करती हुई समुद्र के उस किनारे तक पहुंची, लेकिन उससे आगे के मेरे कदमों के निशान लहरों की वजह से गायब हो चुके थे। फिरौन की फौज को लगा कि मैं समुद्र के अंदर दाखिल हुआ हूँ। कुछ सैनिक मेरे समुद्र में दाखिल होने की खबर लेकर इजिप्ट की ओर चले गए और कुछ सैनिक साहस करते हुए मेरे कदमों के आखिरी निशान से भी आगे समुद्र में दाखिल हो गए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि यह ज्वार भाटा का मौसम था। समुद्र में तेज लहरें उठ रही थी और एक तेज लहर ने समुद्र में घुसे सैनिकों को अपनी आगोश में ले लिया और फिर कभी उन लोगों की लाश भी ना मिल पाई। इजिप्ट से बचकर लौटने के बाद मैंने अपने लोगों को ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि खुदा ने मेरे लिए समुद्र के बीचों बीच रास्ता बना दिया और मैं उसी रास्ते से बचकर निकल आया। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि तोरा पहाड़ पर तुमने खुदा से मुलाकात की थी और खुदा ने तुम्हें पत्थर की 2 तख्तियों पर 10 आदेश लिख कर दिए थे? मूसा फिर से मुस्कुराए और बोले, ये बात समुद्र के 2 भागों में फटने वाली बात जितनी झूठी तो नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारी मुलाकात खुदा से हुई थी? मूसा ने कहा, इस कायनात में खुदा नाम की कोई प्रजाति एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने हैरानी भरे लहजे में पूछा, अभी तो आपने कहा कि खुदा से मुलाकात वाली कहानी झूठी नहीं है। मूसा ने कहा, मैंने ये कहा कि समुद्र वाली कहानी जितनी ये बात झूठी नहीं है। पहाड़ पर खुदा से मुलाकात वाली कहानी से खुदा से मुलाकात वाली बात को माइनस कर दो तो बाकी की पूरी कहानी सच्ची है। दरअसल थोड़ी बहुत हाथ की सफाई में मैं बचपन से ही माहिर था। लोग मेरी इस कला को मुझे खुदा का दिया हुआ करिश्मा समझने लगे थे और आगे चलकर मैंने अपने भक्तों को इतना विश्वास दिला दिया था कि मैं खुदा का सच्चा पैगंबर हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि लोग मुझसे ये जिद करने लगे थे कि मैं अपने खुदा से उन्हें मिलवाऊँ। अब खुदा ही नहीं तो मैं मिलवाऊँ किससे? मैंने योजना बनाई और एक दिन जब मैंने देखा कि तेज बादल छाए हुए हैं तब मैं अपने भक्तों को तोरा पहाड़ पर ले गया और पहाड़ की दूसरी ओर जब तेज बिजली चमकने लगी थी तो मैंने कहा, देखो मेरा खुदा उस पहाड़ पर आ गया है, तुम यहीं रुको, मैं अपने बॉस से मिल कर आता हूँ। मैं पहाड़ के दूसरी ओर गया और वहाँ मैंने पहले से ही 2 तख्तियों पर 10 आदेश लिख कर छुपा रखे थे। मैं उन तख्तियों को उठा लाया और मैंने अपने भक्तों को जब वो 2 तख्तियाँ दिखाईं वे तुरंत मान गए। मैंने कहा, तुम्हारे नाम पर हजारों साल तक लोग लड़ते रहे, जानवरों की कुर्बानियाँ देते रहे, जीसस की हत्या भी तुम्हारे नाम पर हुई, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मूसा ने कहा, मेरे बाद मुझे मानने वाले लोगों ने धरती पर क्या किया इसके लिए अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो कुछ गलत हुआ उसकी जिम्मेदारी भला कौन लेगा? अनाथ की तरह पला, दर बदर की ठोकरें खाते हुए जवान हुआ और आखिरकार मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा। इन सब का जिम्मेदार कौन है बताओ? मैंने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भविष्य की पीढ़ियों को पाखंड के दलदल में धकेल कर इन सब का बदला लो। मूसा ने कहा, मैंने वही किया जो उस दौर के लिए वाजिब था। मेरे बाद भविष्य की पीढ़ियों ने क्या अच्छा या बुरा किया इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी बात खत्म हुई, अब तुम जा सकते हो। मैं अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चौथे चंद्रमा प्रॉक्सिमा B4 पर पहुँच चुका था जहाँ मेरी मुलाकात इब्राहिम से हुई। मैं इब्राहिम के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठा था। इब्राहिम की दोनों बीवियां सारा और हाजरा बारी बारी से आईं और टेबल पर खाने का ज़रूरी सामान रख कर चली गईं। मैंने इब्राहिम से पूछा, आपको अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए किसने हुक्म दिया था? इब्राहिम ने कहा,
मुझे ऐसा करने का हुक्म किसी ने नहीं दिया था, लेकिन भेड़ों की भीड़ को बस में करना हो तो पाखंड रचने ही पड़ते हैं। इब्राहिम से मुलाकात के बाद मैं सुराग के साथ प्रॉक्सिमा B5 चंद्रमा पर पहुंच गया और यहाँ मेरी मुलाकात आदम से हुई। मैं पिछले नबियों से मिलने के दौरान इतना ठूस चुका था कि अब पानी भी पीना मुश्किल लग रहा था। इसलिए जब हवा आंटी सेब लेकर आई तो मैंने उसे खाने से इनकार कर दिया। मैंने आदम अंकल से पूछा, क्या धरती के पहले इंसान आप ही हो? आदम अंकल मुस्कुराए और बोले, धरती पर इंसानियत की शुरुआत तो लाखों साल पहले हुई थी। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो निएंडरथल, ये सब मेरे भी पूर्वज थे। इन्हीं से निकलकर होमो सेपियंस प्रजाति बनी और आज से तकरीबन 6000 साल पहले मेरा जन्म इसी प्रजाति के एक कबीले में हुआ। हिमयुग समाप्त हो चुका था और सहारा का वो इलाका जहाँ मैं पैदा हुआ था बंजर रेगिस्तान में बदल गया। भयंकर अकाल पड़ा। मेरे कबीले के ज़्यादातर लोग इस अकाल में मर गए, इसलिए मुझे अपने दोनों बेटों के साथ इलाके को छोड़ना पड़ा। लंबी यात्रा के बाद मैं हरियाली वाले इलाके में पहुंचा, जहां मेरे छोटे से परिवार के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। मेरी संतानों के कई संतान हुए और मेरे जिंदा रहते ही मेरा परिवार एक कबीले जितना बड़ा हो गया। बुरे दिनों की यादों से मैं अपनी संतानों को दूर रखना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ये कहानी सुनाई कि इस धरती पर पहला इंसान मैं ही हूँ। लंबी उम्र गुजारने के बाद आखिरकार मैं मर गया। पीढ़ियाँ गुजरती रही और मेरी पुश्तें यही मानती रहीं कि मैं ही धरती का पहला इंसान हूँ जिसे खुदा ने अपने हाथों से बनाया था। मुझसे जुड़ी बाकी की कहानियां बाद की पीढ़ियों ने खुद ही गढ़ ली थी। आदम से मिलने के बाद मैं काफ़ी कुछ समझ चुका था और मुझे घर भी जाना था। इसलिए जब मैं आदम की हाउसिंग सोसाइटी से बाहर निकला तो मैंने सुराग से कहा कि वो मुझे घर ले चले। सुराग ने मेरी बात मानी और अगले ही पल मैं फिर से अपने कमरे में था। सुराग की पीठ से उतरकर मैं अपने बेड पर गया और मैंने सुराग से पूछा, तुमने मुझसे कहा था कि जब मैं लौटकर अपनी जगह आ जाऊंगा तब तुम मुझे ये बताओगी कि मुझे अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने का कंसाइनमेंट तुम्हें किसने दिया और तुम कहाँ रहती हो? सुराग मुस्कुराई और बोली, मुझे ये कंसाइनमेंट तुमने ही दिया था और तुम्हारे दिमाग के खरबों न्यूरॉन्स के बीच एक खाली जगह पर मैं रहती हूँ। बाकी की बातें तुम्हें तब समझ आ जाएंगी जब तुम ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में लौटोगे। इतना कहकर सुराग गायब हो गई और मैं उसे अपने चारों ओर ढूंढने लगा। तभी मेरी आंख खुली और मैंने पाया कि मैं गहरी नींद से अभी अभी जगा हूँ। मैं हकीकत की दुनिया में आ चुका था और अब मुझे एहसास हुआ कि मैं दरअसल यूनिवर्स की यात्रा पर नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के खरबों न्यूरॉन्स के बीच की यात्रा पर था। पूरा यूनिवर्स मेरे दिमाग में ही मौजूद था और मोहम्मद से लेकर आदम तक जिनसे मैं मिला वो भी मेरे दिमाग में ही रहते हैं। मैंने यरूशलेम देखा, अपने सौरमंडल की यात्रा की, वाइजर 1 से मिला और मैं अल्फ़ा सेंचुरी पर पहुंच गया जहां मेरी मुलाकात इतिहास के नबियों से हुई। हाथ की घड़ी में समय देखा तो 3:11 हुए थे। मैंने जो भी देखा था सब ख्वाब था, मगर ये ख्वाब बुरा नहीं था। इस हसीन ख्वाब में मैंने नबियों की दर हकीकत जान ली और साथ ही अपने दिमाग की ताकत भी। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।